जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी लॉ को चेक कर सकता है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविज़न के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो लॉ को वैध घोषित कर सकता है, इन एप्लीकेबल डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, बट माइंड इट कि जुडिशियल रिव्यू का जो ये वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होना, इससे उसको ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर पाए किसी भी लॉ के मैटर में। अब अगर हम बात करें फेडरल मैटर के केस की, तो फेडरल मैटर के केस में भी यही होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसे लॉ बनाती है जो स्टेट के सब्जेक्ट में इंटरफेयर करते हैं, तो स्टेट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। ठीक है, और अगर कोर्ट एग्री करता है तो वो लॉ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ओवरऑल जुडिशरी के पास रिट पावर्स और रिव्यू पावर्स दोनों होती हैं, जो उसे काफ़ी पावरफुल बना देती हैं। जुडिशरी नॉट ओनली enforces the constitutions but also interpret it, and that's why it's called the guardian of the constitution. आजकल एक और ट्रेंड बहुत पॉपुलर है, पीआईएल अभी हमने पढ़ा था इससे पहले भी। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म और पीआईएल, इन्होंने जुडिशरी को और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया है, जिसमें कोर्ट जो है खुद ही इनिशिएटिव लेते हैं सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली पुअर जो लोग होते हैं उनके लिए, डिसएडवांटेजेस लोगों के राइट के लिए। जैसा कि हमने राइट वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस में क्या था, जो बॉन्डेड लेबर थे या ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर जो थे वो बैन कर दिए गए थे। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन ये है कि इनके वॉयलेशन अगर है, इनके वॉयलेशन वाले जो केस हैं वो अगर कोर्ट के पास जाएं तो वो कैसे जाते हैं। ठीक है, अब जो ये केस कोर्ट के पास जाएंगे, इसका भी रास्ता पीआईएल के थ्रू काफ़ी इजी कर दिया गया है। इसके थ्रू कोर्ट ने कोई जितने भी ये इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं वो लिए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई पुलिस अपने प्रिजनर्स को कुछ टॉर्चर कर रहा है तो उस तरह का केसेस भी वहाँ जा सकता है, या कोई इनह्यूमन कंडीशंस है वर्कर्स की तो वो केस वहाँ जा सकता है, या फिर चिल्ड्रंस के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस किया जा रहा है। तो आज जुडिशरी सिर्फ एक एजुकेटर्स नहीं, एक प्रोटेक्टर बन चुकी है सिटीजन्स के राइट की, जो डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ द जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। जुडिशरी एंड पार्लियामेंट में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिवाइड्स करता है पावर को बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो अमंग देम द रिलेशनशिप बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट इज़ ऑफन फिल्ड विद टेंशंस। अच्छे से पता है हम लोगों को कि जो पार्लियामेंट है और जो हमारी जुडिशरी है, उनके जो बीच का रिलेशंस है हमेशा ज़्यादातर टेंशन वाला ही रहता है। ठीक है, in India, we follow the principle of separations of power and check the balance। जैसे कि हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं check and balance, तो यहाँ पे हम इस क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं। पार्लियामेंट लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी का काम क्या होता है? इंश्योर करना दे फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इन्होंने जो लॉज बनाए हैं और जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, ये काम चेक करने का जुडिशरी का होता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा गया है तो जो जुडिशरी है और ज़्यादा एक्टिव हो गई है पावर को मिसयूज़ करने से रोकने के लिए, उसे चेक करने के लिए और ज़्यादा वो एक्टिव हो गई है। ठीक है, इट डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशंस इन द केसेस लाइक द हवाला स्कैम एंड इलीगल पेट्रोल पंप अलॉटमेंट ऑल्सो। वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉन्फ्लिक्ट वॉज ओवर द राइट टू प्रॉपर्टी। सबसे ज़्यादा जो पहला अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो राइट टू प्रॉपर्टी को लेके हुआ है। Parliament wanted to limit it for land reform, but the court said it cannot violate fundamental right, क्योंकि हमारा ये लैंड का जो
राइट है उसका वो हमारा फंडामेंटल राइट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम किसी के फंडामेंटल राइट को यहाँ पे वायलेट नहीं कर सकते, इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर। अब इससे क्या होता है, क्वेश्चंस रेज होता है कि कैन पार्लियामेंट चेंज फंडामेंटल राइट्स, कैन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स। 1973 में सुप्रीम कोर्ट जो थी गिव अ हिस्टोरिक जजमेंट इन द केशव नंदा भारती केस। एक केशव नंदा एक केस हुआ था जिसमें फंडामेंटल राइट वॉलेशन का वो केस था, ठीक है। एक इसमें हिस्टोरिक जजमेंट दिया गया था। क्या कहा था कोर्ट ने, इट सेड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ए बेसिक स्ट्रक्चर दैट इवन पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज, ठीक है, कि भाई इसमें पार्लियामेंट इसे चेंज नहीं कर सकती है। इवन अगर हम आज की बात करें तो आज भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें टेंशन्स रिमेनिंग है, अभी भी टेंशन्स बनी हुई हैं कोर्ट में और पार्लियामेंट में। कैन कोर्ट इंटरफेयर इज हाउ द पार्लियामेंट पनिशेज इट्स मेंबर्स, कैन जजेस कंडक्ट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। तो ये इस तरह के केसेस हैं जिस पे हमेशा डिस्कशंस होता रहता है, जिसमें हमेशा इन दोनों के बीच में टेंशन्स क्रिएट होती रहती है। तो टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी ईच ऑर्गन्स मस्ट रिस्पेक्ट द रोल ऑफ द अदर्स। हर एक दूसरे को, भाई अगर हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है तो इनका काम क्या है, दोनों ही हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन हैं, तो दोनों को एक दूसरे के रोल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओनली देन कैन आर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रूली वर्क। भाई सीधी सी बात है, अगर हर ऑर्गन एक दूसरे के आपस में रिस्पेक्ट करेंगे तो ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सही मायने में वर्क कर पाएगा। The judiciary and parliament must work in harmony, not in conflict, ठीक है। भाई अगर बात करें हम जुडिशरी की, पार्लियामेंट की, तो इनको आपस में टकराने की नहीं बल्कि एक साथ मिलके काम करना इनको चाहिए, तभी हार्मनी पीस बनी रहेगी। दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जो कि हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की भी असली ताकत होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फेडरलिज्म। इस चैप्टर से रिलेटेड इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। आई विल सेंड यू द notes of this chapter, okay? So stay tuned, goodbye.